तो दोस्तों आज हो गया 7 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का पिछले 8 दिनों से हल्ला बोल जारी है। किसान सरकार से लगातार तीनों कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को दोहराया है कि तीनों कृषि कानून किसानों के पक्ष में हैं। ये रद्द नहीं किए जाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार आंदोलनकारी किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए अधिनियमों में कुछ संशोधन करेगी। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। केंद्र इसे लिखित रूप में देने के लिए तैयार है। आपको बता दें, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून किसानों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। कि सरकार शुरू से ही कह रही है कि किसानों को जहां चाहे अपनी फसल बेचने का अधिकार होना चाहिए। यहां तक कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी यही सिफारिश करती है। मुझे नहीं लगता कि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। आवश्यक हो तो किसानों की मांग को स्वीकार करने के लिए अधिनियमों में कुछ संशोधन किए जाएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने सोमवार को कृषि कानून पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिलों को जल्दबाजी में पास किया, जिसकी वजह से अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शरद पवार ने कहा कि अगर जल्द हालात ठीक नहीं होते हैं तो फिर आंदोलन में पूरे देश के किसान शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कृषि कानूनों पर हो रहे किसान आंदोलन पर कहा है, पंजाब और हरियाणा के किसान गेहूं और धान के मुख्य उत्पादक हैं और वो विरोध कर रहे हैं। अगर जल्द ही स्थिति का हल नहीं किया गया तो देश भर के किसान उनके साथ जुड़ जाएंगे। शरद पवार ने कहा कि जब बिल पारित किया जा रहा था तो हमने सरकार से अनुरोध किया कि वो जल्दबाजी ना करे, इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए और चर्चा की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और विधेयक जल्दबाजी में पारित किया गया। अब सरकार को जल्दबाजी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज की तीसरी बड़ी खबर। कृषि बिल के विरोध में गांधी मैदान में शनिवार को बिना अनुमति सभा करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत 18 नामजद और 500 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसे लेकर अब तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा है कि डरपोक और बंधक मुख्यमंत्री की अगुवाई में चल रही बिहार की कायर और निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज़ उठाने के जुर्म में हम पर FIR दर्ज की है। दम है तो गिरफ्तार करो, अगर नहीं करोगे तो इंतजार के बाद हम खुद ही गिरफ्तारी देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों के लिए FIR किया, अगर फांसी भी देना है तो दे दीजिए। वहीं राजद ने बिहार सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार सरकार गोडसे को पूजने वालों के संरक्षण में कॉरपोरेट जगत के इशारे पर काम कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि किसान आंदोलन के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को गांधी मैदान में धरना देने और गांधी जी के प्रतिमा के सामने संकल्प लेने की अनुमति न देकर राज्य सरकार ने अपने किसान विरोधी चरित्र को उजागर कर दिया है। आज की चौथी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन पर बहस के बीच असम चुनाव पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुख से कांग्रेस ने राहत की सांस ले ली है, क्योंकि AIMIM ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के कई नेताओं ने टिकट बंटवारे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, तो कई नेता ये कह रहे थे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नज़रअंदाज करना भारी पड़ गया। तो वहीं आपको बता दें कि असम में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बिहार और पश्चिम बंगाल के मुकाबले बहुत अधिक है। इसके बावजूद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का असम में चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। आपको बता दें कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जीत के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी पार्टी असम और केरल में चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि असम में AIUDF और केरल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर। बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर अपने समर्थकों से कहा है कि वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाएं कि 400 साल तक बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी थी। अपने ट्विटर हैंडल से असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि याद करें और आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं कि 400 साल तक बाबरी मस्जिद अयोध्या में खड़ी थी। हमारे पुरखों ने वहां एक साथ नमाज अदा की थी और अपने रोज़े खोले थे। जब उनकी मौत हो जाती थी तो उन्हें इसी इलाके के आसपास दफनाया जाता था। असदुद्दीन ओवैसी ने इसके बाद एक और ट्वीट करते हुए कहा है कि इस अन्याय को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने लिखा कि आज ही के दिन 1992 में पूरी दुनिया के सामने हमारी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था। जो इसके लिए जिम्मेदार थे उन्हें एक दिन की भी सजा नहीं हुई। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि
तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए। चीन की फौज भारत की जमीन पर बैठी हुई है। चीन की फौज उस पेट्रोलिंग पर BP-15 के पास बैठी है जहां पर हमारे 20 सिपाही मारे गए थे, जिसमें तेलंगाना का एक मेजर भी शामिल था। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। हैदराबाद में 100 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई, सैलाब आया, तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। कर्नाटका में सैलाब आया तो करोड़ रुपए दिए। जब मैं ये सवाल करता हूं कि तुमने हैदराबाद की आवाम के लिए कितने पैसे दिए, तो फिर इस तरह की वाहियात गुफ्तगू शुरू हो जाती है कि मजलिस ऐसी है, मजलिस खुला है। अरे मजलिस को छोड़ो, तुम्हारा रिकॉर्ड क्या है बीजेपी? तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। मजलिस से नफरत क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट में मजलिस के खाली 2 रुकने पार्लिमान है, मगर पूरी पार्लियामेंट को अल्लाह के फजलो करम से अगर कोई हिला के रख देते अपने दलाइल से तो मजलिस के अराकीन पार्लिमान है। बीजेपी को मजलिस से नफरत इसलिए है कि फिर तलाक का मसला हो, मजलिस ने दलाइल के साथ बीजेपी के झूठ को बेनिकाब किया कि ट्रिपल तलाक के कानून के नाम पर मुस्लिम खवातीन से इंसाफ नहीं बल्कि उनसे नाइंसाफी से नफरत इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो बनाया गया, जिसमें पूरी दुनिया में सबसे बदतरीन कानून है, तो वो है जिसमें 120 दिन का डिटेंशन पीरियड है। दलाइल के साथ मैंने कांग्रेस और बीजेपी को एक्सपोज किया, तो बीजेपी को उस बात की नफरत है। CAA का कानून, मजलिस का वाहिद हम ही पार्टी थे जिसने मोदी के सामने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने सफेद फार्म साउथ अफ्रीका में एक कानून को फाड़ा था, यह कानून आपका हुकूमत का संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मैंने उस कानून को फाड़ दिया, तो बीजेपी को उस बात की तकलीफ है। बीजेपी को उस बात की तकलीफ है कि इनके 2 ही है, मगर 5 मिनट के अंदर दलाइल के साथ हुकूमत की तमाम गलतियों को बेनकाब कर देते हैं। इसलिए आज हैदराबाद में आकर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। इनका 15 लाख का वादा पूरा नहीं हुआ, 15 लाख का वादा पूरा नहीं हुआ, नौकरियां चले गई। मैं कहता रहा कि लॉकडाउन गलत है, गैर कानूनी है, और लॉकडाउन की वजह से मेरे भाई मुल्क में 10 से 15 करोड़ नौकरियां चली गई, करीब 2 करोड़ लोगों की तनख्वाहें कम हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से कहीं आमदनी नहीं है, गरीबी में इजाफा हो चुका है। ये सवालात का जवाब बीजेपी के पास नहीं है, तो बीजेपी फिरका परस्ती की बात करेगी, बीजेपी टेररिज्म की बात करेगी। यहाँ पर इतने रोहिंग्या है, अगर इतने रोहिंग्या पाकिस्तान में तो अमित शाह सो रहे क्या? अमित शाह को नहीं मालूम क्या कर रही आईबी यहाँ पे? क्या तुमको नहीं मालूम होता कितने लोगों के फोन सुनते तुम? सबका फोन सुनते, सबका मालूम तुमको, और तुमको ये नहीं मालूम। मगर इलेक्शन का मामला है, इसलिए नफरत पैदा करो, नफरत की बुनियाद पर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप बेखौफ होकर पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ 1 दिसंबर के दिन अपने घर से रवाना होकर पोलिंग बूथ को जाइए। और अब के बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है, बैलेट पेपर है। बैलेट पेपर आपको मिलेगा और बैलेट पेपर पर जहां पर पतंग का निशान आपको नजर आएगा, आप मोहर उठाकर पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ उस पतंग के निशान के ऊपर आप बैलेट पेपर पर अपना मोहर लगाइए। मोहर इसलिए लगाइए, ये इलेक्शन सिर्फ काउंसलर के जीतने का नहीं है। आप जानते हैं ये इलाका मजलिस की शुरुआत के दिनों में यहीं से मजलिस उठी थी, यहीं से मजलिस पनपी थी। मैं आपसे अपील कर रहा हूं
कि सिर्फ रुकने बल्दिया जीतने का इलेक्शन नहीं है, सिर्फ बर्की, आबरसानी और नल के मसाइल को हल करने का इलेक्शन नहीं है।